हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मीडिएवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, जहाँ हमने पहले सेशन में ये डिस्कस किया था कि मध्यकालीन इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो मैंने आपको बुक्स के माध्यम से बताया था सोर्सेज के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले जो है वो अरब और तुर्क के लोगों का आक्रमण या हमला भारत पर होता है। तो आज हमें देखना है कि भारत पर अरब और तुर्क के लोगों ने आक्रमण क्यों किया, कितनी बार किया, कैसे किया, राजा कौन थे, और फिर तुर्क जब ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद हमारे भारत में जो है वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो आपको बेसिकली मध्यकालीन भारत में तीन ही बातें जाननी होती हैं। पहला तो अरब और तुर्क के लोगों का आक्रमण भारत पर, दूसरा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, और तीसरा होता है मुगल सल्तनत, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज हम अरब और तुर्कों का भारत पर आक्रमण समझेंगे। कौन आता है सबसे पहले, ठीक है, और क्या क्या उसकी अप्रोच रहती हैं। अच्छा, लिंक को एक बार शेयर कर देंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो परचम की प्लेलिस्ट पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अब बात रहती है यहाँ पे पीडीएफ की, जिसके लिए आप लोग परेशान होते हैं, तो परचम की वेबसाइट पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सोर्स जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है खलीफत। तो खलीफा जो मुगलों का जो प्रमुख होता है, जो तुर्की में रहा करता था, सुना होगा आप लोगों ने ना। हाँ, तो जो खलीफा होता है, जो मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख होता है, तो खलीफत यहाँ पर है। और यहीं पर आपके ये तुर्काज आप देखने को मिलेंगे। ये पूरी अरब कंट्रीज कहलाती हैं, जहाँ पे अरब लोग रहते हैं। ये जो सिंध का क्षेत्र है, ये भारत का भी हिस्सा है, ठीक है। इसी सिंध के क्षेत्र से भारत पर कब्जा करने के लिए अरब लोग जो है वो भारत के अंदर एंटर करते हैं, और धीरे धीरे भारत में एंटर करते जाते हैं, और भारत के एरियाज को कब्जा करते जाते हैं। तो हमको सोर्स कहाँ से मिलता है, तो हमको दो पुस्तकें यहाँ पे मिलती। एक बुक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस की थी, चचनामा, राइट। तो चचनामा जो है, वहां से आपको सिंध विजय का वर्णन मिलता है, किस तरीके से अरबों ने आकर सिंध पर विजय हासिल की थी। और दूसरी बुक है किताब फुतुह अल बल्दन। तो अगर आपसे पूछा जाए उन दो बुक्स के नाम बताइए, अगर यूपीएससी में या पीएससी एग्जाम में कई बार होता है ना, जो मेंस राइटिंग होती है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन दो पुस्तकों का नाम बताइए जिनसे सिंध विजय या फिर अरब का भारत पे हमले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको वो 2 पुस्तक याद हो जाएंगी। एक चचनामा है और एक है किताब फुतुह अल बल्दन, ठीक है। चलो, अब इनके एजेंडा क्या थे, क्यों इन्होंने भारत पर हमला किया, तो समझिएगा। सबसे मेन एजेंडा जो था वो इस्लाम धर्म का प्रचार था पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, क्योंकि उस समय जो हिंदू राष्ट्र था, या फिर जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे, आज भी भारत है। भारत के लोग तब भी मूर्ति पूजा किया करते थे और आज भी मूर्ति पूजा किया करते हैं। तो यहाँ पर अरबों का उद्देश्य था कि भारत आएंगे, उनके जो धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मूर्तियां हैं, उनको हम तोड़ेंगे पहला, और इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। तो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो है वो अरब भारत पर आए थे, पहला। दूसरा, आप सोने की चिड़िया भारत को कहते हैं। भारत के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा थी, तो उस धन की लालच में पैसे को लूटने के लिए भी अरब जो है वो भारत आए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब ये खलीफत है, आपने देखा, अरब का रीजन है और सिंध का रीजन है। और सिंध के रीजन का राजा जो था, उस राजा का नाम था दाहिर, राजा दाहिर। तो होता क्या है, यहाँ पर एक पोर्ट है, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट। तो देवल पोर्ट जो है, वहां से एक जहाज जा रहा था खलीफा के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा धन संपदा वगैरह थी, और कुछ लड़कियां भी थी, कुछ फीमेल्स भी थी जो उनके मनोरंजन वगैरह के लिए थी। तो वहां से एक जहाज जा रहा था देवल पोर्ट के पास से, और कुछ समुद्री लुटेरे, जिनको पायरेट्स बोलते हैं, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, तो कुछ पायरेट्स ने उस जहाज पे कब्जा कर लिया। तो खलीफा ने आरोप लगाया राजा दाहिर पे कि आपने हमारे जहाज को लूट लिया। राजा दाहिर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, हमको आपकी संपत्ति पे, आपकी लड़कियों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने इसको नहीं लूटा। लेकिन खलीफा जो था वो सिंध की राजा की बात मानने से मना कर गया, कहते नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो।
तो ये एक इमीडिएट रीज़न भी बनता है कि अरब के लोग जो है वो सिंध पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो सिंध के राजा दाहिर पर खलीफा के द्वारा आक्रमण कराया गया और यही पहला अरब इन्वेजन बनता है भारत पर। बात समझ में आई? तो क्या क्या रीज़न थे भारत पर आक्रमण करने के? तो जो खलीफा थे उन्होंने एक अरब व्यक्ति है, उनका नाम है उबैदुल्ला को कहा आप जाओ और राजा दाहिर को हरा कर आओ। तो 711 में जो है 711 AD के अंदर जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ द उबैदुल्ला के नेतृत्व में पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो सिंध पर या भारत में होता है, राजा दहिर पे होता है। लेकिन उबैदुल्ला जो है वो मारे जाते हैं। तो खलीफा सोचता है कोई बात नहीं, मैं अपने दामाद को, मैं अपने सन इन लॉ को भेजूंगा और कहूँगा जाओ राजा दाहिर को मार कर आओ। तो 712 AD की बात आती है और एक बहुत ही खास व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, आप देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये है मोहम्मद बिन कासिम और ये है राजा दाहिर। तो 712 AD में खलीफा जो है वो अपने भतीजे बोलो, नीज बोलो या फिर सन इन लॉ को बोलो, तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने को बोलते और कहते हैं कि सिंध को जीत कर आओ, राजा दाहिर को मार कर आओ। और ये पहला सक्सेसफुल जो अभियान होता है अरब का वो होता है सिंध विजय। तो अगर पूछा जाए कि पहला सक्सेसफुल मुस्लिम अभियान कौन सा था भारत पे, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम का सिंध अभियान। तो वो सिंध पर आक्रमण करते हैं, राजा दाहिर जो है वो थोड़े सा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? आपके ये मोहम्मद बिन कासिम। इस तरीके से सिंध पर कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो आपका सिंध विजय है या फिर अरबों का जो आक्रमण है, इन्वेजन है, उसको मोपला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या बला है ज़रा देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि मोपला रिवोल्ट जो कि 1921 का एक रिवॉल्ट है, 1921 की एक घटना है मोपला विद्रोह, और वो भी काफ़ी न्यूज़ में हमेशा और हमेशा रहती है। तो ज़रा देख लेते हैं। इस्लाम का स्थापना कहाँ हुई? सऊदी अरेबिया में हुई और इन्हीं को बाद में मुस्लिम कहा जाने लगा। फिर मुस्लिम जो है वो ट्रेड करने के लिए केरला और जो मालाबार का रीजन है, ये आपका मालाबार कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर वो ट्रेड करने आए और यहीं पर आके अरब जो है वो बस गए। तो केरला और मालाबार के रीजन में जो अरब आके बस गए उनको हम मोपला कहते हैं। ठीक है, उनको ही हम मोपला कहते हैं और यही मोपला रिवोल्ट का शुरुआत भी यहाँ पर आपको देखने को बाद में मिलेगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, जिन्होंने सिंध पर विजय की। तो भारत आने के एक तो समुद्री मार्ग होता है कि आप सी रूट से भारत आ सकते हो, और दूसरी होती है लैंड रूट, क्योंकि हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे पासेज हैं, खैबर पास वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो आप या तो लैंड रूट से भारत आ सकते हो या फिर आप सी रूट से भारत आ सकते हो। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा मैं लैंड रूट से, ज़मीन के रास्ते जो है वो भारत जाऊँगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो ज़मीन के रास्ते, मकरान के ज़रिए, मकरान के रास्ते जो है वो सिंध पर आते हैं, सिंध पर आक्रमण करते हैं और सिंध विजय करते हैं। तो आप इस मैप में ज़रा देख पाएंगे ये इराक है और यहाँ से ये इस रास्ते को ही मकरान का रास्ता बोला गया है, लैंड रूट जो है, और यहीं से जो है वो सिंध एरिया में आपको मोहम्मद बिन कासिम आते हुए मिलेंगे और सिंध पर ये कब्जा कर लेंगे। बात क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिंध हो गया। अब सिंध के बाद और रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी वो इनको लूटते चले जाएंगे और कब्जा करते चले जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम कोई यहाँ पे रूल करने नहीं आया था। उसके दो ही काम थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और बहुत ज़्यादा जितना हो सके धन संपत्ति को लूट कर ले जाना। इसलिए बहुत ज़्यादा संपत्ति को जो है वो मोहम्मद बिन कासिम लूट कर ले गए। तो देखो इनकी यात्रा, यहाँ पर सिंध पे कब्जा कर लिया है, फिर देवल पे कब्जा होगा, देवल, सिंध, फिर आप इस रास्ते को पूरा फॉलो करते जाइए और अंतिम होगा मुल्तान। तो देवल से शुरू करते करते मुल्तान तक इस पूरे एरिया में कब्जा कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम करेंगे। और ये मकरान है और इसी रास्ते से, मकरान के रास्ते वो सिंध पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो देवल विक्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम देवल के पोर्ट पर पहुंचते हैं। तो देवल के पोर्ट पे वो राजा सिंध, मतलब सिंध रीजन है, राजा दहिर का रीजन है, तो राजा दहिर पर हमला करते हैं और देवल पे और सिंध पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। और उस समय जब ये हमला करते हैं तो इनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है,
और उनका एजेंडा क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो वो कहते हैं कि 17 साल से जो नीचे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 17 साल के ऊपर के जितने भी फीमेल और मेल्स हैं उनको मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे तो हम उनको मार देंगे। ये पॉलिसी मोहम्मद बिन कासिम की होती है। तो लगातार 3 दिनों तक वो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे हिंदुओं की हत्या करते हैं। जब उनको लगता है कि हिंदू तो मेजॉरिटी में है, अब इतने सारे लोगों को मारना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है, आप हिंदुओं को क्या बोलते हैं कि आपको अगर इस्लाम स्टेट में रहना है, अगर हमारे यहाँ पे साथ में रहना है, तो आपको जजिया देना पड़ेगा। तो जजिया टैक्स की शुरुआत भी मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं से की है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इनका एजेंडा क्या था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कराना। अगर आप इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो हम आपका कत्ल कर देंगे, और बच्चों को और महिलाओं को तो इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब धीरे धीरे देवल से सिंध होते हुए कहाँ बढ़ा, ये मुल्तान की तरफ बढ़ा। तो मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम जो विक्ट्री था वो कहाँ था, मुल्तान का। तो अब हुआ क्या, मुल्तान में एक होता है ना, हर कहीं थोड़े से देशद्रोही टाइप के लोग रहते हैं। तो मुल्तान में भी एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा देशद्रोही था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया? तो क्या इन्फॉर्म करता है वो व्यक्ति, जैसे कि कोई नदी है और उस नदी से किसी भी गांव की जल आपूर्ति होती है, किसी भी गांव के लोगों को पानी मिलता है, और अगर उसका पानी रोक लिया जाए तो वहाँ पे तो वाटर का क्राइसिस आ जाएगा, जल का संकट आ जाएगा। तो बिल्कुल उस देशद्रोही व्यक्ति ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि ये जो पानी का रूट है, यहाँ से मुल्तान के लोगों को पानी मिलता है, आप इस रूट को बंद कर देंगे तो ये जो मुल्तान के लोग हैं बिना लड़े ही आपके सामने सरेंडर कर देंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल वैसा ही करता है, जो वहाँ पे जाने वाला वाटरवेज होते हैं उनको वो कंट्रोल कर लेता है, जिससे मुल्तान के लोगों के पास वाटर क्राइसिस आ जाते हैं और मुल्तान के लोग जो है वो सरेंडर कर देते हैं। मुल्तान से ये बहुत ज़्यादा गोल्ड को कलेक्ट करता है, इसलिए मुल्तान को अरब के लोग गोल्ड सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम की लास्ट विक्ट्री कौन सी थी, आप कहेंगे मुल्तान था, और मुल्तान की विजय के बाद ही उसने बहुत सारा गोल्ड जीता, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी या सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी मुल्तान को जाना जाता है। ठीक है। अब जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो लौट रहे थे, और लौटते समय एक जो लड़ाकू जनजाति ट्राइब थी उन पे हमला कर देती है, और मोहम्मद बिन कासिम जो है उनकी डेथ हो जाती है। कुछ बुक्स में ऐसा मिलता है, लेकिन चचनामा ये कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दाहिर की बेटियों को अरेस्ट कर लिया था और दाहिर की बेटियों को खलीफा को दिया था। तो दाहिर की बेटियों को बदला लेना था किससे, मोहम्मद बिन कासिम से। तो वो खलीफा को कहते हैं कि आपके पास ये जो लड़कियां भेजी जाती हैं मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो पवित्र नहीं रहती, उनको पहले ही अपवित्र कर दिया जाता है, मतलब उनके साथ फिजिकली रिलेशन पहले ही बना लिए जाते हैं, वो पवित्र नहीं होती हैं। ऐसा आरोप किसने लगाया, दाहिर की बेटियों ने लगाया मोहम्मद बिन कासिम पे। तो खलीफा काफी नाराज हुए और खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मारने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है ना। कुछ बुक्स जैसे कि चचनामा में ऐसा भी मिलता है। तो अलग अलग थ्योरी यहाँ पे चलती है, लेकिन बहुत जल्दी 715 AD के आसपास ही जो है वो मोहम्मद बिन कासिम मारे जाते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी सी बातें और, ये कला प्रेमी थे, इनके दरबार में बहुत सारे कवि वगैरह रहा करते थे पहली चीज, और इन्होंने कुछ कॉइन्स भी यहाँ पे चलाए, कुछ सिक्के चलाए। इनके सिक्के बड़े खास होते थे। कैसे, सिक्के के एक तरफ जो है वो अरबी लैंग्वेज लिखी होती थी और दूसरी तरफ जो है वो संस्कृत भाषा लिखी होती थी, मतलब संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देने का काम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम के जो कॉइन थे उसमें एक तरफ अरब लैंग्वेज थी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा थी। अब अरब के लोग थे, उनका शासन या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था तो जरा देख लेते हैं। अब सिंध प्रांत काफी बड़ा था, तो सिंध प्रांत को काफी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट में एक सैनिक अधिकारी, एक मिलिट्री ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया था। उस मिलिट्री ऑफिसर का काम क्या था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, साथ ही साथ वहां के लोगों से टैक्स वसूलना। तो खेती पर, मतलब कृषि एग्रीकल्चर पर, हिंदुओं पर जो भी होता है वो टैक्स इंपोज किया जाने लगा, और कहा जाता था आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 से लेके 1/4 तक जो है वो आप हमको एज अ टैक्स देंगे। तो टैक्स वसूलने का काम भी यहाँ पे शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने धर्म के आधार पे पूरे समाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो वो जो थे वो इस्लाम थे, जो इस्लाम को कबूल कर चुके थे या ऑलरेडी वो मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले थे, जैसे कि यहूदी और ईसाई भी इसमें शामिल थे। मतलब ये ईश्वर के ज्ञान के हिस्सेदार हैं, भगवान की इन पे छाया है और इनको जिम्मी पुकारा जाता था। दूसरे जो व्यक्ति थे जो हिंदू थे उनको काफिर बोलते
बोलते थे ये लोग। तो उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लो तो आप काफिर नहीं रहोगे, या तो आपको हम मार देंगे। लेकिन इतने सारे हिंदुओं को मार नहीं पाए, तो बाद में डिसाइड किया कि ठीक है हिंदू ही रहो, लेकिन आपको जजिया देना पड़ेगा। तो जजिया की शुरुआत भी यहाँ पर कर दी गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो अल बर्नी वगैरह जो बड़े बड़े आपने लिटरेचर देखे होंगे, अल बर्नी का देखा होगा किताब, कहाँ गया वो स्लाइड, शायद मैंने कहीं वापस बाहर, हाँ ओके ये स्लाइड यहाँ पर है। तो यहाँ पे अभी हम इनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलो ये तो था अरबों का खत्म हुआ। अब तुर्कों ने आना शुरू किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये तुर्क एम्पायर है, आपको देख सकते हैं आप, एम्पायर ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनबी। तो तुर्कों में दो ही नाम जाने जाते हैं, एक तो मोहम्मद गजनबी का नाम जाना जाता है और दूसरा नाम मोहम्मद गौरी का जाना जाता है। ये भी भारत में एंटर करते हैं इस तरीके से, लैंड के रूट से ही एंटर करते हैं, लाहौर, भटिंडा, दिल्ली तक जो है वो गौरी एम्पायर का यहाँ पे जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो गजनबी और गौरी जो है वो इस तरीके से पूरे भारत में दिल्ली तक कब्जा करेंगे। मोहम्मद जो अरब थे वो तो मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत भारत में नहीं कर पाए, लेकिन उस मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत करने का जो क्रेडिट भारत में जाता है वो तुर्कियों को जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आता है कि भारत पर आक्रमण तो काफी सारे लोगों ने किए, तो अरबों का जो आक्रमण था उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, भारत से बहुत ज्यादा पैसा को लूट के ले जाना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें महमूद गजनबी, इसने भारत के अंदर आक्रमण किया और भारत में जो है वो मुगल एम्पायर की शुरुआत की। लेकिन एक्चुअल क्रेडिट मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करने का किसको जाता है? मोहम्मद गौरी को जाते हैं। तो ये मोहम्मद गौरी और ये मोहम्मद गजनबी है। तो जरूर शुरुआत कर लेते हैं। मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी में क्या डिफरेंस था? तो मोहम्मद गजनबी जो था वो लूट कर रहा था, ठीक है ना, जबकि मोहम्मद गौरी ने एम्पायर की शुरुआत भारत में की थी। मोहम्मद गजनबी जो था उसने अलग अलग जगहों पे गवर्नर अपॉइंट नहीं किए थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मोहम्मद गौरी ने गवर्नर अपॉइंट करना शुरू किए थे। देखते हैं मोहम्मद गजनबी 1998 से 1030 AD के बीच में है, गजनबी वंश। ठीक है, ये इराक के शासकों की एक शाखा है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ रूलर ऑफ ईरान। ईरान के जो राजा थे उसका दास जो था वो गजनबी का जो फादर था वो ईरान के राजा का दास था। और फिर उसने ईरान से हट गए गजनबी जाके गजनबी डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ से की। और ईरान के राजा का मतलब इनके फादर का नाम क्या था? अल्पदगदगीन इस वंश के संस्थापक थे। और इनका बेटा कौन था? सुबुगुद्दीन था। और सुबुगुद्दीन के बेटे कौन थे? मोहम्मद गजनबी थे। तो गजनबी वंश की शुरुआत किसने की? अल्पदगीन ने की। उनके बेटे सुबुगुद्दीन थे। सुबुगुद्दीन ने पहली बार भारत पर हमला किया और पहले हिंदू राजा जो थे जो तुर्कियों ने हराया वो थे राजा जयपाल। तो सुबुगुद्दीन ने राजा जयपाल को हराया और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। उनके मरने के बाद उनके जो बेटे हैं मोहम्मद गजनबी वो गद्दी पर बैठते हैं और भारत में कई बार हमला करते हैं। ठीक है, तो भारत में ये टोटल 17 बार हमला करते हैं। इनको गद्दी पे कब बिठाला जाता है? तो 980 में जो है वो मोहम्मद गजनबी गद्दी पे बैठते हैं और 1000 से लेके 1027 AD तक भारत पर हमला करते हैं। टोटल 17 बार इनका हमला होता है, जिनमें से 16th नंबर का जो हमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आपने प्रश्न कई बार पढ़ा होगा ना कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो महमूद गजनबी के द्वारा जो है वो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और जब वो भारत में ये लूट कर रहे थे, ये इनका 16th नंबर का हमला था। आइए हम महमूद गजनबी के कुछ हमलों को देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मोहम्मद गजनबी के इन्वेजन से। सबसे पहले इन्होंने 1000 में जो है वो सिंध के आसपास का जो रीजन था, वहाँ के जो छोटे छोटे किले थे, वहाँ पर इन्होंने लूटना शुरू किया। इसके बाद 1001 AD में राजा जयपाल वही है जो इनके फादर के समय भी था। तो राजा जयपाल को हराया और राजा जयपाल उस समय काबुल और पंजाब के राजा हुआ करते थे। इस तरीके से काबुल और पंजाब पे जो अपनी पकड़ बनाई किसने बनाई? महमूद गजनबी ने बनाई और राजा जयपाल को हराया। इसके अलावा राजा जयपाल को हराने के बाद अब जब हार जाते हैं राजा जयपाल, तो इनको काफ़ी गिल्ट फील होता है कि अरे यार हम तो हार गए। तो ये जाके सुसाइड
डिसाइड कर लेते हैं और अपने बेटे आनंदपाल को गद्दी दे देते हैं। बाद में महमूद गजनबी जो है राजा आनंदपाल को भी हराते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1014 में थानेश्वर को इन्होंने लूटा था, 1018 में वृंदावन और मथुरा को इन्होंने लूटा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 1024 AD का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। उस समय वहां पे राजा जो थे वो भीम फर्स्ट थे। कौन थे वहां पे राजा? भीम फर्स्ट वहां पे राजा थे और इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। लगभग 50,000 लोग यहाँ पर मारे गए और काफी ज्यादा धन संपदा को ये लूट कर ले गए। अंतिम जो अभियान था महमूद गजनबी का वो 1027 में था जाटों के अगेंस्ट। तो जाटों पर ही हमला करते हैं और जाटों पे जब ये हमला करते हैं और लौट कर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही इनकी निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1030 AD में जो महमूद गजनबी हैं वो मारे जाते हैं। महमूद गजनबी के दरबार में आपके साथ इनके कुछ स्कॉलर भी भारत आए थे, जैसे कि अलबरूनी, फिरदोशी, उत्बी, फरूकी। तो ये सब लोग जो है वो महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी को आप सभी लोग जानते हैं, है ना। फिरदोशी की एक पुस्तक याद रख सकते हैं आप, शाहनामा। तो शाहनामा जो पुस्तक है वो किसकी है? फिरदोशी की है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अलबरूनी ने तारीख हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक भी लिखी है। साथ ही साथ अलबरूनी ने जो कपिल मुनि का साक्ष्य और महाभाष्य पतंजलि का है उसको भी अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि पतंजलि का महाभाष्य अरबी भाषा में ट्रांसलेट किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अलबरूनी। या क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है कि महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की वो रचना है। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। अगले जो व्यक्ति आते हैं मतलब महमूद गजनवी के जो दास होते हैं मोहम्मद गौरी होते हैं। तो मोहम्मद गौरी उसके बाद भारत पर आते हैं हमला करने के लिए। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ भी एक बहुत ही खास व्यक्ति भारत आते हैं जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती जो संप्रदाय उसकी शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती साहब जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। जैसे कि वहां पर आपने सिक्का देखा, एक तरफ अरबी भाषा थी, दूसरी तरफ क्या था? संस्कृत भाषा थी। वैसे ही मोहम्मद गौरी ने भी जो सिक्के चलवाए थे, जो कॉइन थे, एक तरफ कलमा लिखा होता था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की फोटो हुआ करती थी। एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की फोटो जो है मोहम्मद गौरी के सिक्के में हुआ करती थी। तो गौर वंश की इन्होंने शुरुआत की, ईरान में आकर ये बस गए और फिर भारत पर आकर इन्होंने हमला करना शुरू किया। जरा रूट देख लेते हैं। ये गजनी एम्पायर है और गजनी का ही जो दास था वो गौरी था और गौरी आता है हमला करने। और ये जो गोमाई पास दिख रहा है ना, ये खैबर पास है, यहाँ से आर्यन भारत आए थे। ये गोमाई पास है, यहाँ से जो है मोहम्मद गौरी भारत में एंटर करता है, मुल्तान पर हमला करता है, लाहौर पे हमला करता है और लाहौर के बाद भटिंडा पे हमला करता है। और भटिंडा किसकी टेरिटरी होती है? तो भटिंडा होती है टेरिटरी पृथ्वीराज चौहान की। और जब भटिंडा के किले पे कब्जा कर लिया जाता तो अब पृथ्वीराज चौहान तो गुस्सा करेंगे ना। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है तराइन और बैटल ऑफ तराइन होती है। और तराइन बैटल जीत जाने के बाद वो दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा रूट है जहां पे मोहम्मद गौरी का इन्विजन होता है, आक्रमण होते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो 1175 AD में गोमल दर्रे से जो है वो एंटर करते हैं मोहम्मद गौरी भारत में और पहला जो अपना अभियान चलाते हैं वो मुल्तान पे चलाते हैं, क्योंकि मुल्तान को तो गोल्ड सिटी बोलते हैं। अब आगे हमला करना है, पैसों की जरूरत है, पैसा कहाँ से मिलेगा? मुल्तान से मिलेगा। तो मुल्तान पे अपना पहला हमला करते हैं और वहां के राजा को हरा देते हैं। अब मुल्तान पे हमला करने के बाद 117 AD में गुजरात पर हमला करते हैं और आबू पर्वत के पास मूलराज सेकंड ने उसे हरा दिया और ये गौरी की पहली हार थी। तो 1178 में गुजरात पर हमला करते हैं। गुजरात के राजा कौन है? मूलराज सेकंड है। मूलराज सेकंड मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और ये मोहम्मद गौरी की पहली और अंतिम हार है। इसके बाद मोहम्मद गौरी कभी नहीं हारते। 1185-86 AD में शियालकोट और पंजाब पर हमला करते हैं और पंजाब पे हमला करने के बाद लाहौर को कब्जे में लेते हैं और लाहौर से फिर भटिंडा के किले पे हमला कर देते हैं। तो भटिंडा के किले पर हमला करने के बाद बैटल ऑफ तराइन होता है। तो 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। तो ये हारने के बाद काफी, ये सेकंड हार हो गई इनकी। हारने के बाद ये काफी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, अगली साल हम वापस से
पृथ्वीराज चौहान पे हमला करेंगे और दिल्ली को अपने कब्जे में करेंगे। तो अगली साल मतलब 1192 AD में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी मृत्यु से भी लेके, मोहम्मद गौरी की डेथ से भी लेके अलग अलग थ्योरी चलती। जैसे कि अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी है, तो उसमें वो क्या लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है उनको बिना देखे तीर कमान चलाना आता था। तो जब उनकी आंखों को नोच कर निकाल दिया गया पृथ्वीराज चौहान की, तो वो आंखें बंद करके मोहम्मद गौरी पर हमला करते हैं और उनकी आंख में तीर मारते हैं और मोहम्मद गौरी मर जाते हैं। ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने लिखा है। जबकि कुछ थ्योरी कहती हैं कि जब ये लौट रहे होते हैं तो दमयक नाम की जगह पे एक ट्राइब ने इन पे हमला कर दिया होता है और उस ट्राइब के द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है। अब कौन सी थ्योरी सही है तो हमें नहीं पता, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारी मिलती है। यहाँ पे 1194 AD की बात करते हैं। चंदावर का बैटल, चंदावर का बैटल कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ होता है। तो कन्नौज के जो राजा है जयचंद्र वो हार जाते हैं और उसे मार दिया जाता है और गौरी जीत जाता है। इस तरीके से गौरी जो है वो दिल्ली सल्तनत तक पहुंच जाता है। ठीक, अब देखिएगा, जैसे कि मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनबी का दास था, वैसे मोहम्मद गौरी का भी दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो 1193 में अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मेरठ और दिल्ली पर आक्रमण करके उनको जीत लेता है। मोहम्मद गौरी के साथ ही यल्द्रोश, कुबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके तीनों दास भारत आते हैं, अलग अलग जगह पे लूट मचाते हैं, दिल्ली को जीत लेता है और मोहम्मद गौरी की जो कैपिटल है वो दिल्ली को बना देता है। फिर 1194 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को भी जीत लिया और वहाँ पे जो भी हिंदू और जैन मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किया। साथ ही साथ जो अवशेष थे, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा था, वहाँ पर इसने कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। तो हिंदू और जैन मंदिर को डिस्ट्रॉय करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के निकट दिल्ली में कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। 1196 AD में अजमेर में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उस संस्कृत यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय करके इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार भी किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। इस तरीके से दिल्ली को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसने स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट सेशन में हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा। जाते जाते मेरे एक प्रश्न का आंसर दे के जाइएगा। इस पूरे सेशन में आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी या फिर मोहम्मद गौरी, इनमें से, इन तीनों में से कौन जो है उसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है? मतलब जो स्टैच्यूज को, हिंदू और जैन धर्म की और डिफरेंट रिलीजन की स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जो मूर्ति पूजा को रोकने का काम करता है। तो मूर्ति भंजक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी के बीच में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर।